हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर NIOS की बुक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं DSSB की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो NIOS की जो बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आपकी तैयारी के लिए। NIOS की बुक से क्या रहता है कि आप लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि साइकोलॉजी की तैयारी कराना स्टार्ट करिए, NIOS की बुक्स से स्टार्ट कराइए। तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं NIOS की बुक्स। देखिए, बुक्स जो रहती हैं चैप्टर काफ़ी लंबे रहते हैं, यूनिट काफ़ी लंबी रहती हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का कम से कम टाइम जो है वो लगे, आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करके यहाँ से जाइए। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का एक वीडियो में एक यूनिट जो है वो कंप्लीट करा दी जाए, यानी कि एक वीडियो और एक यूनिट। इस तरीके से हम लोग NIOS की जितनी भी बुक्स हैं उन सारी बुक्स की बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे। साथ ही साथ ये देखते चलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, किन पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में, और किस जो आपका पॉइंट है या कौन से जो आप लोगों का एक सेंटेंस है या कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसको भी साथ में देखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक टारगेट सेट किया है कि एक एक यूनिट करके आप लोगों को पूरी जो बुक्स हैं NIOS की, उन सभी बुक्स की रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से कराई जाए, जिससे कि आप लोगों को आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है, सिर्फ DSSB ही नहीं, जिस भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है तो NIOS की बुक्स काफ़ी अच्छा सोर्स है एक डिटेल में आप लोगों का नॉलेज गेन करने के लिए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई और भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यूनिट काफ़ी बड़ी रहती है। हर यूनिट में बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो पढ़ने वाली होती हैं, वहीं कहीं ऐसे बहुत से पैराग्राफ होते हैं जो इतनी अच्छी भूमिका अदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। इसके साथ ही साथ एक नई चीज़ ये होने वाली है कि जो किताबी भाषा रहती है उससे अलग हटके हम लोग अपनी भाषा में चीज़ों को सीखेंगे। आप लोग जानते हैं जो भी चीज़ें होती हैं वो हम अपनी भाषा में सीखते हैं तो वो हमको अच्छे से याद रहती है और काफ़ी टाइम तक हमारी मेमोरी में रहती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि किताबी भाषा से हट करके आपको आपकी नॉलेज में या कि आपकी लैंग्वेज में आपको उस चीज़ों को समझाऊँ, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सकें। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दी हैं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट को, भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन। नीचे देखते हैं। ये देखिए, इसमें आप लोगों का क्या है, 4 यूनिट है। पहली यूनिट कौन सी है? भारतीय शिक्षा प्रणाली प्रथम। तो इसको आज हम लोग रीड करने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पे पहले आप लोगों को इसकी प्रस्तावना देखने को मिलेगी। प्रस्तावना में कुछ भी ऐसा खास नहीं जो आपकी पढ़ने लायक हो। हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, वो स्टार्ट होती है यहाँ से। लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय शिक्षा एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। एक बार इसको रीडिंग कर लेते हैं। स्टार्टिंग इसकी है कि 17वीं शताब्दी से पहले की आपको ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी जिसमें प्राचीन भारतीयों के शैक्षिक सिद्धांत तथा पद्धतियाँ उपलब्ध हों, जबकि यह सत्य है कि इस प्रकार के सिद्धांत तथा पद्धतियाँ बहुत लंबे समय तक व्यवहार में रहीं। सूत्रों और स्मृतियों जैसे धर्म ग्रंथों में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के मुख्य लक्षणों की रूपरेखा अवश्य मिल सकती है, परंतु आपको कहीं भी प्राथमिक शिक्षा का अलग से विवरण नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य इस पैराग्राफ में ये है कि उच्च शिक्षा तो आपको देखने को मिली है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का कहीं से भी विवरण आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिला है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पर है, जो कि मैंने हाईलाइट करके रखी है। इसमें लिखा है संभवतः प्राचीन काल में शिक्षा को स्व उत्थान की एक प्रक्रिया समझा जाता था जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती थी। स्व उत्थान, उत्थान और पतन आप लोगों ने दो एक शब्द सुने होंगे। उत्थान क्या होता है, पतन क्या होता है? उत्थान का मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस से है, खुद का प्रोग्रेस करना, खुद की उन्नति करना। तो प्राचीन काल में शिक्षा थी वो खुद की उन्नति की, खुद के उत्थान की एक प्रक्रिया थी जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जैसे कि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, वैसे ही शिक्षा जो थी वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती थी। आगे लिखा है प्राथमिक अवस्था यह जीवन जीने और दैनिक क्रियाकलाप संपादित करने की शिक्षा थी, अतः संभवतः इसे औपचारिक शिक्षा की एक अलग व्यवस्था या अवस्था नहीं माना गया, ये जीवन की तैयारी थी।
पहले क्या था कि जो शिक्षा थी वो आपके जीवन की तैयारी की एक विधि होती थी, जीवन जीने की कला सिखाती थी। साथ ही साथ हमारी दैनिक क्रियाकलाप जो होते थे उनको संपादित करने की शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसमें कोई भी औपचारिक अवस्था नहीं थी। औपचारिक का मतलब आप समझते हैं कि एक आपका स्कूल हो, इसमें आप लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन करके वहाँ के रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो कि आप अपने स्कूल के बाहर कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था के द्वारा या किसी भी माध्यम से सीखते हैं, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो उस टाइम पर जो शिक्षा थी वो औपचारिक नहीं थी, यानी कि कोई भी स्कूल नहीं थे जहाँ पे आप लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर या वो लोग यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ जाते थे और शिक्षा ग्रहण करके शाम को अपने घर पे आ जाते थे। ऐसी कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। अगर क्वेश्चन आए आपको फिर कि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अनौपचारिक थी। और क्या था, ये जीवन जीने की तैयारी थी। अगला देखते हैं, आपको देश में वह साहित्य उपलब्ध हो सकता है जिसमें ज्ञान को व्यक्ति का तीसरा नेत्र समझा जाता था। ज्ञान को क्या समझा जाता था, तो व्यक्ति का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान, उसको ज्ञान की संज्ञा दी गई है, या फिर ज्ञान को व्यक्ति के तीसरे नेत्र की संज्ञा दी गई है। यह कहा गया है कि जो जीवन के सभी मामलों को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों की मानता रही है कि शिक्षा द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि से बुद्धि संवर्धित होती है, जिसे एक शक्ति समझा जाता है तथा जिससे आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है और जो आपको इस योग्य बनाती है कि आप प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत कमा सकें। यानी हमारे पूर्वज कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा आपको एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे आपकी शक्ति बढ़ती है, या जो आपकी शक्ति समझी जाती है। इससे क्या होती है, आपकी कार्य करने की कुशलता में वृद्धि होती है और आप इस योग्य बनते हैं कि आप अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान और धन दौलत को कमा सकें। तो पूर्वजों की मान्यता थी कि शिक्षा से क्या होता था, एक अंतर्दृष्टि का निर्माण होता था जो ये सारी चीज़ें करता था जिससे कि आप इस योग्य बन सकें कि आप अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत को कमा सकें। नीचे लिखा है, ऐसी मान्यता थी कि धन दौलत से न केवल हमें प्रसन्नता मिलती है अपितु इससे हमें हमारे धार्मिक, पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता मिलती है। नीचे जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो कहा गया है कि शिक्षा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं। ये एक बार आया था कि ये किसने कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिए, मैं लिख देती हूँ। नाम है इनका भर्तृहरि। इन्होंने कहा है कि वो मनुष्य जिसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसको विद्या नहीं है, वो एक पुरुष के समान है। ऐसी धारणा रही है कि शिक्षा विभिन्न रूपों में व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन लाती है। नीचे कुछ इसी तरीके से श्लोक लिखे हुए हैं जिनको एक बार आप लोग देखिए। इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा है कि सा विद्या या विमुक्त, यानी कि विद्या को मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। लिखा हुआ है विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, यानी कि विद्या जो है वो विनय देती है, विनय जो है वो पात्र देता है, पात्र से क्या आता है, धन आता है, धन धर्म से संबंधित है और धर्म पाकर के व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति होती है। नीचे फिर वही चीज़ लिखी है कि विद्या विहीन पशु, यानी कि विद्या के बिना जो भी मनुष्य है वो पशु के समान है। नीचे लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना है। लिखा है कि शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता था। तो अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल में विद्या का शुभारंभ है या शिक्षा का शुभारंभ है वो किस संस्कार से होता था, तो नाम ध्यान रखिए, इसका क्या है, उपनयन संस्कार। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और आने की भी संभावना है। लिखा है तथा लड़के और लड़कियां दोनों को शिक्षा का अधिकार था। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, जैसे कि मध्यकाल में ये हो गया था कि स्त्री शिक्षा का विरोध होने लगा था। लड़कियों को सिर्फ घर के काम काज के लिए रखा जाता था, उनको उनके जो पेरेंट्स थे वो स्कूल नहीं भेजते थे कि लड़कियां एक दिन शादी होकर के अपने घर चली जाएंगी। तो इस तरीके से उनको घर के काम काज सिखाए जाते थे, जबकि लड़कों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजा जाता था। लेकिन प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल से ही लड़के और लड़कियां दोनों को ही शिक्षा का अधिकार था। मध्यकाल में आकर के इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी, काफ़ी दयनीय हो गई थी कि लड़के और लड़कियां अलग अलग लिंगों में विभाजित कर दिए गए कि लड़के जो हैं वो पढ़ते हैं और लड़कियां घर का कार्य करती हैं। इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाएं, इनका नाम ध्यान रखिए कौन, विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि के उदाहरण मिलते हैं। निम्न स्तर की शिक्षा दैनिक सांसारिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप तथा सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के लिए आयोजित की जाती थी, जिसका उद्देश्य अपनी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पारिवारिक व्यवसायों के लिए
तैयार करना था। तो देखिए यहाँ पे बताया हुआ है जो निम्न स्तर की शिक्षा थी वो दैनिक, जो भी हमारे दैनिक जीवन है, दैनिक क्रियाकलाप हैं, उनको उनका क्रियाकलाप तथा उनके सामाजिक अन्य क्रियाओं के लिए ये आयोजित कराई जाती थी। और उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि उस टाइम की जो वर्तमान आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार कराना था कि कुछ भी व्यवसाय जो है वो आगे चलकर जो बच्चा है वो कर सके। उच्च शिक्षा के अंतर्गत व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राजतंत्र, युद्ध कला तथा विज्ञान, ललित कला इत्यादि का गहन अध्ययन सम्मिलित था, जिनका अंतिम लक्ष्य आत्मविभूति था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी। एक तो निम्न शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो निम्न शिक्षा का उद्देश्य था कि तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारिवारिक व्यवसायों के लिए तैयार करना था, जबकि उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या था? उसका अंतिम लक्ष्य था कि आत्मानुभूति जो है, उसकी जो भावना है वो एक डेवलप हो सके बच्चे के अंदर। तो आत्मानुभूति उसका उद्देश्य था, जबकि निम्न शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यवसाय के लिए बच्चे को तैयार किया जा सके। उच्च शिक्षा में जो आपके विषय थे उनको ध्यान रखिए, कौन कौन से थे? व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राजतंत्र, युद्ध कला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि जो थे वो उच्च शिक्षा के विषय थे। अगला देखते हैं, लिखा हुआ है जीवन की चारों अवस्थाएं, या फिर इसको 4 आश्रम भी कहते हैं। आता है क्वेश्चन, कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए प्राचीन काल में क्या था कि इस तरीके से 4 आश्रमों में एक बच्चे का जो जीवन है वो विभाजित किया जाता था। क्या था कि 1 से 25 साल तक कोई भी बच्चा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या होता था कि एक बच्चा जो है वो गुरुकुल में जाता था और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करता था। 25 वर्ष के बाद वो अपने घर वापस आता था, फिर वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। 25 से 50 साल तक वो गृहस्थ जीवन का पालन जो है वो करता था, शादी करता था और अपने गृहस्थ जीवन का पालन करता था। उसके बाद में आपका 50 से 75 वर्ष तक वो वानप्रस्थ जीवन का पालन करता था और 75 से अधिक जितनी भी उसकी आयु होती थी तब तक वो संन्यास यानी कि अपना घर बार छोड़कर भगवान में लीन हो जाता था, उनकी पूजा अर्चना करता था। तो इस तरीके से जीवन की 4 अवस्थाएं थीं। ध्यान रखिए, अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए या फिर इनको कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 4 भागों में विभाजित किया गया। किस तरीके से? तो 25-25 वर्ष के अंतर पर, 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, इस तरीके से 25-25 वर्ष का अंतर था। आगे लिखा हुआ है, तथा संन्यास में एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मचर्य में वो किसका निर्वहन करेगा? तो एक शिष्य का या फिर एक विद्यार्थी का निर्वहन करेगा। गृहस्थ में वो एक पति का निर्वहन करेगा। साथ ही ब्रह्मचर्य में आपका क्या है? शिष्य और विद्यार्थी के साथ साथ वो एक पुत्र का जो अपना धर्म है उसका भी निर्वहन करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। गृहस्थ में वो एक पति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वानप्रस्थ में जब वो आएगा तो वो एक पिता के जो कर्तव्य उनका निर्वहन करेगा। तो इस तरीके से एक विद्यार्थी को समझाया जाता था कि वह जाति की संस्कृति का संरक्षक तथा प्रकाश स्तंभ है। शिक्षा के पश्चात क्या था? दीक्षांत भाषण के समय उसे बताया जाता था तथा आदेश दिया जाता था कि समाज के योग्य और स्वावलंबी उत्पादक सदस्य के रूप में उसके कुछ सामाजिक दायित्व और कर्तव्य होते हैं जिनको जीवन में उतारना पड़ता है। नीचे हम लोग रीडिंग कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है इन सभी बातों का सारांश। इसमें लिखा है कि अतः आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्ति विकास, नागरिक भावना, कुशलता को प्रोत्साहन, संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण शिक्षा को निश्चित लक्ष्य तक उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों तथा व्रत प्रार्थनाओं, त्योहारों को मनाना, नैतिक आचरण करना, मानसिक, वैचारिक तथा आत्तों की शुद्धता, मूल वृत्तियों पर नियंत्रण, अपनों से बड़ों, अपने समकक्ष तथा अपने से छोटों के प्रति शिष्टाचार या व्यवहार संबंधी नियम, अध्यापन, अधिगम, व्यवहार इत्यादि निर्धारित किए जाते थे। नीचे लिखा है 14 विधाओं संबंधी विज्ञान तथा 64 कला संबंधी दैनिक जीवन के नित्य क्रिया संबंधी कार्य शिक्षा के अभिन्न अंग होते थे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ हाईलाइट की है, इसको आप लोगों ने नोटिस किया होगा। क्या हाईलाइट किया है? विधाओं की संख्या कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिए विधाएं कितनी हैं? तो 14 हैं।
और कलाओं की बात की जाए तो 64 कलाएं होती थी। इन दोनों की संख्या याद रखिएगा 14 और 64, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है। नीचे एक चीज़ और देख लीजिए, लिखा हुआ है अध्ययन के लिए विद्यार्थी को अपनी रुचि के विषय चुनने का अधिकार था। तो ये भी बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उस समय शिक्षा प्रणाली ऐसी थी कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुरूप जो विषय हैं उसको चुनने का भी अधिकार था। नीचे देखिए लिखा हुआ है जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए शिक्षा स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण था। उनसे अपेक्षा थी कि वे समस्त साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक धरोहर को कालांतर में मात्र स्मृति की सहायता से इनके शुद्ध रूप में परिरक्षित रखें तथा उन्हें अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करें। इसमें लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे उनके लिए सबसे बड़ा जो साधन था वो उनकी स्मृति थी, उनकी याददाश्त थी, और उनसे ऐसी उम्मीद रखी जाती थी कि वो भविष्य में अपनी स्मृति की सहायता से इनको या फिर अपनी याददाश्त की सहायता से इनको शुद्ध रखें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उनको मौखिक या फिर लिखित रूप से अब उस ज्ञान को, वेदों में जो भी ज्ञान लिखा है उसको आगे आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करें, यानी कि अपनी पीढ़ी को आगे सौंपें। तो इस तरीके से जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे उनसे ये अपेक्षा या फिर उम्मीद रखी जाती थी। नीचे लिखा है स्मृति का सहारा इसलिए लिया जाता था क्योंकि उस समय ज्ञान परिरक्षण के लिए कागज़ या प्रिंटिंग जैसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे वो अपनी स्मृति या फिर अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त की सहायता से चीज़ों को याद रखते थे और उनकी इसी स्मृति के लिए उनसे ये उम्मीद लगाई जाती थी कि वो अपनी इसी याददाश्त के चलते जो वेदों में लिखित ज्ञान है उसको अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए सेव रखें और समय आने पर उसको अपनी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप सकें। इसका रीज़न क्या था कि स्मृति का सहारा क्यों लेना पड़ता था? क्योंकि उस टाइम कोई भी प्रिंटिंग प्रेस या फिर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें इन सब चीज़ों को लिख करके लिखित तौर पर एक तरीके से संरक्षित किया जा सके जिससे कि आगे चल करके वो इतिहास बन सके। इसीलिए जो लोग वेदों का अध्ययन करते थे वो अपनी याददाश्त का सहारा लेते थे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि संक्षिप्त रूप से आप देखेंगे कि उस काल में शिक्षा को आत्म उन्नयन यानी कि उन्नति या जीवन प्रयत्न चलने वाली निरंतर प्रक्रिया समझा जाता था। नीचे देखते हैं, प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। तो इसको पढ़ लेते हैं कि प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या थी। लिखा हुआ है प्राचीन काल में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। जिस टाइम जैसे कि अभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक प्रॉपर स्कूल होता है, बच्चे सुबह जाते हैं यूनिफॉर्म पहन करके, शाम में वापस आते हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या थे? गुरुकुल थे। गुरुकुल की एक खास बात ये थी कि वो बोर्डिंग, जैसे कि हम लोग यहाँ बोर्डिंग स्कूल होते हैं कि बच्चा वहाँ जा कर के वहीं रह कर के शिक्षा ग्रहण करता है, छुट्टियों में अपने घर पे आता है, वैसे ही गुरुकुल थे। गुरुकुल में ऐसा कुछ नहीं था कि बच्चा सुबह जाए और शाम को घर पे वापस आ जाए। गुरुकुल में रहकर ही वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के नियमों का पालन करके उसको शिक्षा अर्जन करना पड़ता था। एक निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या था, 1 से 25 वर्ष तक जो विद्यार्थी है, जो व्यक्ति बालक है, वो 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। इससे वो शिक्षा गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करता था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित अध्ययन अवधि, वो एक निश्चित अध्ययन अवधि क्या है वो मैंने आपको बता दी है। 1 से 25 साल तक विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था। गुरु का आश्रम एक प्रकार का बोर्डिंग विद्यालय होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो निर्धन हो, धनवान हो, किसी उच्च घराने का हो, सबके साथ एक सा ही व्यवहार किया जाता था। ये गुरुकुल की खासियत थी। जैसे कि आपने कृष्ण और सुदामा की जो कहानी है वो पढ़ी होगी कि कृष्ण और सुदामा कहाँ रहते थे, तो एक साथ गुरुकुल में रह करके शिक्षा अर्जन करते थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी भिक्षा को क्या कहा गया है, तो मधुकरी भी कहा गया है। अगर मधुकरी आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मधुकरी भी आपकी NIOS की बुक में इसीलिए लिखा हुआ है कि भिक्षा को मधुकरी कहते हैं। तो भिक्षा मांगनी पड़ती थी। उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का विकास होता था। तो क्या था, गुरुकुल में रह करके विद्यार्थी जो है वो शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, कोई भी फीस नहीं थी कि व्यक्ति जो बच्चा है वो फीस दे करके शिक्षा ग्रहण करे। वहाँ पर एक निःशुल्क जो है वो शिक्षा दी जाती थी। कोई भी राजा महाराजा है कि ये धनाढ्य लोग हैं,
वो एक तरीके से अनुदान के रूप में कुछ भी धनराशि दे सकते थे, लेकिन इसके लिए कुछ भी फिक्स नहीं था कि प्रत्येक जो बच्चा है वो एक शुल्क दे, उसके बाद ही उसको शिक्षा ग्रहण करने को दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। शिक्षा प्रणाली कैसी थी? तो निःशुल्क थी। इसके साथ ही साथ भिक्षा मांगने के पीछे रीजन क्या था? भिक्षा मांगने के पीछे रीजन ये था जिससे कि विद्यार्थियों में विनम्रता आ सके। इसके साथ ही साथ विद्यार्थी के रूप में आपस में सहायता करने की जो भावना है वो भी उनके अंदर जन्मे। तो यही भिक्षा मांगने का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही लिखा हुआ है कि इससे जाति क्रम परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी, क्योंकि गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। मध्यकाल में आपने देखा होगा कि जातियां 4 वर्गों में हम लोगों का जो एक तरह के समाज है वो विभक्त हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के यहाँ खाना या उनके छुई हुई वस्तु को छूना भी ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा वो था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो ऐसा कुछ भी प्राचीन काल में नहीं था। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे सभी लोग एक साथ रहते थे, एक साथ भिक्षा मांगने जाते थे और एक साथ खाना खाते थे। तो ये सब जो खासियत थी वो गुरुकुल की थी उस समय। नीचे देखिए लिखा है कि गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित था। विद्यादान उसकी दृष्टि में सर्वोत्तम दान समझा जाता था और ज्ञान के बेचने का विचार निंदनीय समझा जाता था। गुरुकुल चलाने के लिए राजाओं, लोकोपकारक यानी कि परोपकारी व्यक्ति तथा समाज के धनाढ्य वर्ग दान देते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो भी राजा महाराजा या धनाढ्य लोग थे वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी दान दे सकते थे, लेकिन कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। इसके साथ ही साथ जब बालक की शिक्षा पूरी हो जाती थी वो अपनी स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी धनराशि जो है वो दे सकता था। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैसा आप जानते हैं भारत में बहुत पुरानी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। गुरु को उसकी स्वार्थ रहित सेवा के लिए समाज में उसे ऊंचा स्थान दिया जाता था। यहाँ तक भी कि राजा भी गुरु का सम्मान करते थे। गुरु को माता पिता से भी बढ़कर माना जाता था तथा एक गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर था। लिखा हुआ है नीचे कि श्लोक, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम तप तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आप लोगों ने सुना होगा। इसका अर्थ ये है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महेश्वरा यानी कि गुरु महेश्वर शंकर जी के समान है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु जो है वो साक्षात परम ब्रह्म के समान है और ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। ये इस श्लोक का अर्थ है। अगला देखते हैं। लिखा हुआ है, गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वान के अच्छे गुरु का प्रतीक समझा जाता था। एक सही गुरु अपने जीवन को अंतिम क्षणों तक एक विद्यार्थी होता था। यानी कि एक गुरु जो है वो अपने जीवन के अंतिम चरण तक यानी कि अपनी अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ सीखता रहता था। इसीलिए यहाँ पर गुरु को विद्यार्थी कहा गया। विद्यार्थी क्या होता है? जो विद्या अर्जन करता है, विद्या ग्रहण करता है। तो गुरु भी अपने जीवन के अंतिम समय तक कुछ ना कुछ विद्या का ग्रहण करता रहता था, विद्या अर्जन किया करता था। इसीलिए गुरु को विद्यार्थी की संज्ञा दी गई है। नीचे लिखा है, ये हमारे आज के L3 टीचर की अवधारणा यानी कि लाइफ लॉन्ग लर्नर के रूप में है। उसे गाइड द साइड नो सेज ऑफ स्टेज समझा जाता था, अर्थात वह एक साथी के समान मार्गदर्शक था, ना कि मंच पर विराजमान महात्मा। यानी कि जो गुरु था वो एक साथी के समान था, एक मार्गदर्शक के रूप में था, ना कि एक स्टेज या फिर एक मंच पर विराजमान एक महात्मा के समान जो कि प्रवचन देता है और नीचे बैठी हुई जनता उस प्रवचन को सुनती है। ऐसा नहीं था। एक गुरु था वो क्या था? वो एक दोस्त के समान था जो कि विद्यार्थियों को समय आने पर उनका मार्गदर्शन करता था। नीचे देखते हैं। नीचे लिखा है कि मॉनिटर प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ विद्यार्थी जो या तो गुरुपुत्र होते थे अथवा कोई योग्य वरिष्ठ विद्यार्थी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो देखिए आजकल क्या होता है, स्कूल में एक क्लास मॉनिटर बनाया जाता है। क्लास मॉनिटर कौन बनाया जाता है? वो बच्चा जो कि एक या तो उसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं या वो एक क्रिएटिव चाइल्ड होता है जो कि हर फील्ड में आगे होता है। ऐसे बच्चों को क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है। और मॉनिटर का क्या काम होता है कि वो अपने से छोटी क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाता है, या कभी टीचर नहीं है तो अपने क्लास का गाइडेंस करता है। तो मॉनिटर जो प्रणाली है वो वास्तव में हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है। लिखा है कि या तो गुरुपुत्र जो थे
वो शिक्षा देते थे, या फिर अथवा कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो या फिर विद्यार्थी था वो छोटी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। बाद में मनु काल में जब चतुर्वर्ण यानी कि वर्ण व्यवस्था ने एक सामाजिक व्यवस्था का रूप ले लिया तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र गुरु बनाया जाने लगा, चाहे वह विद्वान था अथवा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे चल के 4 वर्णों में हमारा समाज विभक्त हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था पूजा पाठ करना, शिक्षा देना गुरुकुलों में रह करके। तो फिर क्या होने लगा कि जो भी ब्राह्मण पुत्र है वो गुरु बन सकता था, चाहे वो विद्वान है या नहीं, लेकिन सिर्फ उसका वर्ण ब्राह्मण है या फिर वो अपनी जाति से ब्राह्मण है, इसीलिए वो शिक्षा दे सकता था। पिता अपने पुत्र को एक अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करने लगा और इस प्रकार अध्यापन मात्र ब्राह्मणों का पारिवारिक व्यवसाय बनकर रह गया। तो देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें चेंजिंग आने शुरू हो गए हैं। नीचे लिखा है गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व। देखिए नीचे लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अध्यापक और शिक्षक के बीच में किस प्रकार का संबंध जो है वो बताया गया है। तो ध्यान रखिए, अध्यापक और शिक्षक के बीच में पिता और पुत्र के समान जो है संबंध बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, अध्यापक और शिक्षक में पिता और पुत्र की तरह अत्यंत गहन या आंतरिक संबंध होता था। इस संबंध में उपनिषद में भली भांति व्याख्या की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना। अध्येता अध्यापक के चरणों में बैठकर विद्यार्जन करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मॉनिया विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घाटित कर अंधकार को दूर भगाना। तो ये उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ क्या है, निकट बैठना, जो कि एग्जाम में आ चुका है। नीचे देखिए, अध्यापन विधि गुरु और शिष्य के बीच में मौखिक संवाद के रूप में होती थी। तो देखिए उस टाइम अध्यापन की जो विधि थी वो कैसे थी, मौखिक रूप से थी। जैसे कि हम लोगों में क्या होता है कि यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर आप लोगों के हाफ ईयरली होते हैं, ईयरली होते हैं, इस तरीके से कुछ भी परीक्षा नहीं ली जाती थी, कोई भी लिखित रूप में या फिर किसी भी कागज कलम के द्वारा परीक्षा नहीं ली जाती थी। जो भी होता था वो मौखिक संवाद के रूप में होता था। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, प्रवचन, वाद विवाद तथा विवेचना, स्वस्वर पठन तथा पुनर्वृत्ति विद्यार्थियों की दैनिक नित्य क्रिया के अंग थे। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होता था जिसे गुरु संचालित करता था। तो जो मूल्यांकन था उस समय वो किस तरीके से होता था, सतत एवं व्यापक रूप में होता था। और इसका संचालन कौन करता था, तो गुरु इसका संचालन करता था। औपचारिक रूप से कोई भी परीक्षा नहीं होती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था भी अनौपचारिक रूप से थी, कोई भी प्रॉपर स्कूल या यूनिफॉर्म नहीं थे। उसी तरीके से औपचारिक रूप से कोई भी परीक्षा नहीं होती थी। जो भी होता था वो अनौपचारिक रूप से और मौखिक संवाद के रूप में ही होता था। इसमें बाद में कोई भी डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे। केवल क्या होता था, दीक्षांत समारोह के समय गुरु ये घोषणा करता था कि ये जो विद्यार्थी है इसने स्नातक की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर ली है या इस चीज़ की उपाधि ले ली है। तो क्या होते थे, दीक्षांत समारोह होते थे। अगला देखते हैं, नीचे लिखा है, सम्राट अशोक के शासनकाल में हिंदू गुरुकुलों के प्रतिक्षण या पूरक के रूप में इन स्थानों को विशाल प्रतिष्ठानों के रूप में विकसित किया गया। ये आवासीय विश्वविद्यालय बन गए जहां अध्यापकों, गुरुओं और विद्यार्थियों के समूह ज्ञान की खोज में साथ साथ रहते तथा साथ साथ काम करते थे। तो अब क्या होने लगा है, आवासीय विश्वविद्यालय जो है वो बनने लगे थे जहाँ पर विद्यार्थी, गुरु और जो शिक्षक या छात्र हैं वो एक साथ रहकर ज्ञान की खोज करते थे और कार्य करते थे। वो अपने आप को ज्ञान के सृजन, संरक्षक तथा प्रसारण के में व्यस्त रखते थे, जो आज के विश्वविद्यालयों के 3 प्रकारों अध्यापन, शोध तथा प्रसारण के समान है। जैसे कि आजकल विश्वविद्यालय में क्या होता है, अध्यापन होता है, टीचिंग होती है, शोध होता है यानी कि कुछ भी आपका प्रयोगशालाओं के माध्यम से कुछ भी खोजा जाता है, किसी भी चीज़ की जांच की जाती है, तथा प्रसारण के समान है। नीचे देखिए लिखा है, गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होते थे। तो अगर पूछा जाए कि गुरुकुल में प्रवेश किस तरीके से होते थे, तो प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होते थे। ये परीक्षाएं अत्यंत कठिन होती थीं और उच्च शिक्षा के जाने माने केंद्रों जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस इत्यादि स्थानों पर आयोजित की जाती थी। इन केंद्रों पर पूरे भारत से तथा विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा,
विश्वविद्यालय खुलने लगे, गुरुकुल बनने लगे। अब प्राचीन गुरुकुलों के नाम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे ये। इनका नाम याद कर लीजिए कौन कौन से, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, नादिया, कांची और बनारस। तो इस तरीके से ये उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। नीचे लिखा है पाठशालाओं की भांति मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षा देने के लिए मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतब तथा उच्च प्रारंभिक के लिए मदरसे स्थापित किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करी जाए निम्न स्तर की शिक्षा की, तो निम्न स्तर के लिए किसका क्या खोले गए, तो मकतब खोले गए। वहीं अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा किन में दी जाती थी, मदरसों में। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कराते हैं। उनको लगता है मदरसा जो है वो निम्न स्तर के लिए, मकतब जो है वो उच्च स्तर के लिए। लेकिन निम्न स्तर के लिए क्या था, तो निम्न स्तर के लिए मकतब थे और उच्च स्तर के लिए मदरसे थे जो कि स्थापित किए गए। नीचे ही ये इस्लामी शिक्षा जो कि पवित्र कुरान का भाग होता था, मुसलमान बच्चों को मुल्लाओं तथा मौलवियों द्वारा दी जाती थी। और इन मकतब और मदरसों में पढ़ाने के लिए कौन होते थे, मुल्ला या मौलवी होते थे, जो कि वहाँ आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। ये शिक्षा या यह व्यवस्था उस समय तक चलती रही जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने बहुत सारे प्रदेशों पर नियंत्रण सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आगे देखिए, वर्तमान सांप्रतिक यानी कि व्यावसायिक अध्यापन शिक्षा, इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। इसमें लिखा है, यद्यपि प्राचीन भारतीय शिक्षा में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिन्हें आधुनिक शिक्षा में अंगीकार किया जा सकता है, तथापि यदि आप आज एक व्यावसायिक अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको विभिन्न कौशलों को सीखना पड़ेगा, उनमें प्रवीणता प्राप्त करनी होगी, उन्हें आत्मसात करना होगा और दूसरे व्यक्तियों के साथ अपनी अन्योन्य क्रियाओं में निर्देशित करना होगा। ये कुछ गुण निम्नलिखित हैं जो कि हम लोग एक बार रीडिंग कर लेते हैं। गुण कौन कौन से हैं, तो क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, अव्यक्तिशील होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, प्रतिकर व्यवहार, व्यवस्थित, संगठित, आत्मविश्वासी तथा संतुलित होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, संवेदनशील, व्यक्तिगत रूप से अनुभूतिक्षम, सुविघ होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, सहनशील और धीर होना चाहिए एवं प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो ये कुछ गुण हैं जो कि बताए गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए मैंने रीडिंग करके आपको सुना दिया। इसमें लिखा है आगे जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है कि एक अध्यापक की विशेषताएं, उसकी भूमिकाएं तथा दायित्व। इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो आपकी ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है, ICT, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जा रही है। अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ तो ICT से कई क्वेश्चंस निकल के सामने आए। इसमें लिखा हुआ है, ICT हमारे जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित कर रही है। वर्तमान संदर्भ में हम कुछ दशकों में एक नई सामाजिक व्यवस्था उभर कर आ रही है। इन परिवर्तनों को कोई पहले उदाहरण नहीं देखे गए। प्रौद्योगिकी विकास या प्रगति इतनी तीव्रता से हो रही है कि यह कल्पना करना संभव नहीं है कि अगले 100 वर्षों के पश्चात हमारा जीवन कैसा होगा, परंतु अगले 10 या 20 वर्षों में जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। हम कल के कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं, ये सामाजिक परिवर्तन के कारण शिक्षा के संप्रदायिक ढांचे तथा प्रयोजन में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं। आज के इस परिवर्तित समाज को नई तात्कालिक क्रिया योजना की आवश्यकता है ताकि शिक्षा नई सामाजिक संरचना तथा इस अप्रत्याशित अभूतपूर्व आवश्यकताओं से मेल खा सके। तो इन सभी चीज़ों में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है, तो वो ICT ने निभाई है, जो कि वर्तमान शिक्षा में काफ़ी उपयोगी है। आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं ICT के शैक्षिक प्रक्रिया में अनुप्रयोग। आज की शैक्षिक प्रक्रिया में भी ICT अनुप्रयोग से प्रभावित हो रही है। हम देख सकते हैं कि ICT का उपयोग पाठचर्या विकास में, अध्यापन शैलियों में, अधिगम प्रक्रियाओं में, मूल्यांकन तथा मूल्य निर्धारण में, ऑनलाइन परीक्षा में, ऑन डिमांड परीक्षाओं में, पाठचर्या, कार्य संपादन और नई अधिगम प्रक्रियाओं जैसे कि सहयोगात्मक कार्य करने में, अध्यापक और विकास स्व अध्ययन मुक्त शिक्षा संसाधन ऑनलाइन अधिगम के रूप में काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। तो ICT क्या है, ICT जो वर्तमान समय में हमारी जो पढ़ाई चल रही है, जैसे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, तो
नई नई अधिगम शैलियों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे देख के पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें फेसबुक पे, या फिर कई तरीके के नए लर्निंग ऐप्स आ रहे हैं जिनके माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा अर्जन करते हैं। तो इसमें आईसीटी का बहुत बड़ा योगदान है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्ञान के सृजन तथा भागीदारी में परंपरागत शैक्षणिक विधियों की तुलना में OER का विकास और उपयोग पाठचर्या विकास और संचालन के लिए नई तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी रचनात्मक शैक्षिक विधि जैसे कि नई शिक्षा विधि अधिक प्रभावी सिद्ध हो रही है। तो नई शिक्षा विधि में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं? आईसीटी, इसके माध्यम से हम लोग नई नई तकनीकी चीज़ें सीख रहे हैं। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको और अधिक सरल तरीके से कैसे घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण की जा सके, इन सभी चीज़ों में अधिक वृद्धि हो रही है। नीचे लिखा है विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका। जिससे कि समाज जो है विकास कर रहा है। अब गुरुकुल नहीं है, स्टूडेंट्स को कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ता है, घर बैठ कर ही इतने सारे संसाधन हैं जिनके माध्यम से वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इस विकासशील समाज में अध्यापक की भूमिका क्या है, इस पर एक नज़र डालते हैं। लिखा है लॉरी लॉर्ड्स कन्वर्सेशन मॉडल में अध्यापक के लिए 4 प्रकार की भूमिकाओं का जिक्र है। उदाहरणतः अध्यापक के तर्कमूलक विधि, अनुकूली विधि, अन्योन क्रियात्मक विधि तथा विमर्शक विधि। तो ये सभी विमर्शक विधि, इन सभी को अध्यापक की 4 भूमिकाओं का जिक्र किया गया है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अध्यापक की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। इनका विवरण अगली इकाई में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो विकासशील समाज है या फिर समाज जिस तरीके से विकास कर रहा है तो इस समाज में अध्यापक की भूमिका क्या होने वाली है। नीचे लिखा है आज के नए विश्व में बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं हैं जिनके संपादन की अपेक्षा अध्यापक से है। कुछ विशिष्ट भूमिकाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, जैसे कि ई कल्चर का विकासक तथा पोषक, नेटवर्कर अधिगमकर्ता तथा सुधारक, अधिगम संसाधन विकासक, टेक्नोपेडागॉगी मूल्यांकनकर्ता, क्रियात्मक शोधकर्ता, व्यवहारक विज्ञानी, पाठचर्या अभिकल्प तथा कार्य संपादक, और अगला है शैक्षणिक प्रणाली अभिकल्पक। तो इस तरीके से निम्नलिखित जो भूमिकाएं हैं वो दी गई हैं जिनकी संपादन की जो अपेक्षा है वो अध्यापक से की जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा जो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति पूर्व स्वतंत्रता काल। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लिखा हुआ है वैदिक काल की समाप्ति तथा मध्यकाल के दौरान मिशनरी तथा बहुत सारे धार्मिक समूह भारतीय जनता के लिए कुछ मूलभूत शिक्षा भारत में लाए थे। इनमें गिरजाघरों में अंग्रेजी के माध्यम से, देसी मंदिरों में संस्कृत के माध्यम से तथा मदरसों में फारसी तथा अरबी के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। तो गिरजाघरों में किस माध्यम से दी जाती थी? चर्च में अंग्रेजी के माध्यम से, देसी मंदिरों में किसके माध्यम से? तो संस्कृत के माध्यम से। वहीं मदरसों की बात करें तो फारसी और अरबी उनकी भाषा थी, उसके माध्यम से वो लोग शिक्षा देते थे। नीचे लिखा है भारतीय इतिहास में शिक्षा की राज प्रणाली की स्थापना एक चार्टर अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से हुई। पहले मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा प्रणाली थी वो औपचारिक नहीं थी, अनौपचारिक थी। परीक्षाएं भी औपचारिक रूप से ना होकर के अनौपचारिक रूप से दी गई। लेकिन भारतीय इतिहास में शिक्षा की राज प्रणाली की स्थापना में एक चार्टर अधिनियम का बहुत बड़ा योगदान है। इसके द्वारा औपचारिक रूप से जो शिक्षा है वो दी जाने लगी। इसमें लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात होता था। जब सन 1813 में नवीनीकरण के लिए चार्टर लाया गया, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया कि वे प्रत्येक वर्ष साहित्य में पुनर्जीवन, भारत की देसी विद्वानों को प्रोत्साहन तथा ब्रिटिश क्षेत्रों के वासियों में विज्ञान के ज्ञान के संस्थापन उन्नयन के लिए अलग से 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान करें या निर्धारित करें। तो चार्टर एक्ट पहला कब आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहला चार्टर एक्ट कब आया था? तो 1813 में आया था। इसकी मुख्य बात क्या थी? तो इसकी मुख्य बात थी कि भारतीय साहित्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि देने का जो प्रावधान है वो निश्चित किया गया। धनराशि पूछ ली जाती है तो आपके ऑप्शन किस तरीके से रहते हैं? 10 लाख, 11 लाख, 2 लाख, 21 लाख, इस तरीके से रहते हैं।
वो तो बच्चों को क्या याद रहता है, एक याद रहता है कि एक तो था, लेकिन एक में क्या था, 10 था, 21 था या 11 था, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए की धनराशि देने का प्रावधान जो है वो निर्धारित किया गया। आगे देखते हैं मैकाले मिंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। लॉर्ड मैकाले जो कि भारत के लिए बनी सर्वोच्च काउंसिल का सदस्य था, सन 1934 में भारत आया। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो विलियम वेंटिक थे। मैकाले भारत में केवल 4 वर्ष के लिए आया, परंतु इसने इस छोटी सी अवधि में उसने लाखों भारतीयों के भाग्य को सदा के लिए प्रभावित कर दिया। अंग्रेजी की सर्वोच्चता क्या है कि लॉर्ड मैकाले जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का चेयरमैन था, इसने जनवरी 1935 में एक स्मरण पत्र तैयार किया तथा प्रसारित किया। उसने देशज संस्कृत तथा विधाओं, देशज ज्ञान तथा भाषाओं के माध्यम से जैसे संस्कृत, अरबी तथा फारसी के विरुद्ध एक निर्णयात्मक आधार लेते हुए इन्हें नकारा और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया। तो मैकाले ने 1935 में एक पत्र जारी किया। इस पत्र के माध्यम से उसने बताया कि सबसे जो अच्छी है वो अंग्रेजी भाषा है। उसने इसके साथ ही साथ हिंदी भाषा का, अरबी फारसी भाषा का, संस्कृत भाषा का सभी को नकारा और उनको निरर्थक बताया, जबकि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार किया। उसने कहा कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य विज्ञान का समर्थन किया जाना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये मैकाले ने इस पत्र के माध्यम से बताया। इतिहास में मैकाले मिंट्स के नाम से प्रख्यात हुए, जिसने भारतीय शिक्षा पद्धति को गहन रूप से प्रभावित किया। हमें देसी शिक्षा पद्धति के विषय में सोचने पर 100 वर्ष लग गए, जब सन 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा कॉन्फ्रेंस में बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा। ध्यान रखिए, यहाँ पे वर्धा कॉन्फ्रेंस के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आया है तो मैं आपको बता दूँ। सन याद रखिए 1937 में कौन लाए, 1937 में तो कौन लाए, महात्मा गांधी लाए। और किस पर यह आधारित था, तो बुनियादी शिक्षा या फिर बेसिक शिक्षा पर यह आधारित था। नीचे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ है मैकाले ने अंग्रेजी की तुलना में देशज भाषाओं को नकारा, क्योंकि उसके विचार में अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं से कहीं यूपर थी, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। उसने बड़े ही घमंड से यह झूठा दावा किया कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है। काफ़ी बार ये लाइन जो है वो पूछी गई है और ये भी पूछा गया है ये किसने कहा था, ये किसने ये चीज़ बताई थी। तो मैकाले ने क्या कहा था, उसने कहा था कि यूरोप की कोई भी आप एक लाइब्रेरी ले लीजिए। लाइब्रेरी में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी अलमारियाँ होती हैं, बहुत सारी रेक्स बनी होती हैं। तो यूरोप की कोई भी एक लाइब्रेरी और उस लाइब्रेरी की केवल एक अलमारी में रखा हुआ जितना भी जो वहाँ की अलमारी में जितनी भी बुक्स रखी हैं या जितना भी ज्ञान है वो समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से भी कहीं गुना अच्छी है, ये मैकाले ने कहा था। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ये भी पूछा गया है किसने कहा था ये। नीचे लिखा है निसंदेह यूरोपीय साहित्य आंतरिक रूप से इन सबसे श्रेष्ठ है। उसके अनुसार भारत में अंग्रेजी का प्रयोग शासक वर्ग करता था तथा सरकार में बैठे उच्च वर्ग के मूल भारतीय निवासी भी इसका प्रयोग करते थे, अतः जो बात हम अरबी और संस्कृत के कॉलेजों में करते हैं वह सत्य के उद्देश्य के लिए कोरा घाटा है, वह तो भ्रांति के समर्थकों के ऊपर उठाने के लिए दिया गया उदार दान तथा अनुतोषिक है। नीचे लिखा है कि मैकाले कहता है सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ हमारे लिए ये असंभव है कि हम सारी जनता को शिक्षित करें। ये समय हमें अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने में जो हमारे और लाखों लोगों के मध्य जिन पर हम अपना शासन करते हैं दुभाषी का काम करें। एक ऐसा वर्ग जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो परंतु अपनी रुचियों, विचारधारा, नैतिक तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। यानी कि मैकाले ने कहा कि हमारे पास सीमित संसाधन है तो इसीलिए ये संभव नहीं है कि हम सभी या फिर सारी जनता को शिक्षित कर सकें। हमको ध्यान देना चाहिए, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो रंग और रूप में भले ही भारतीय हो लेकिन वो अपनी बोलचाल में, अपने विचारों में, अपनी रुचियों में पूरी तरीके से अंग्रेज हो। तो मैकाले ने एक ऐसा वर्ग जो है वो बनाने के लिए कहा। आगे कहता है कि उस वर्ग पर हम दायित्व सौंप सकते हैं कि वह देश की देसी वैल्यूओं पर परिकृष्ट करे, उन वैल्यूओं को
पाश्चात्य नाम वाली से ग्रहित विज्ञान की शब्दावली से संपन्न समृद्ध करे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस योग बनाए कि वे समस्त जनसंख्या तथा उस ज्ञान को ले जा सके। यानी कि हम कुछ वर्ग का निर्माण करें। वर्ग में क्या होता है, चुनिंदा लोग होते हैं और उनको ये दायित्व सौंपेंगे कि वो अपनी ही तरह जो बाकी की जनता है उनको भी शिक्षित करें और धीरे धीरे उनको पाश्चात्य संस्कृति की ओर ढकेलें या फिर उनमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, जिससे कि समस्त जो जनसंख्या है वो पूरी तरीके से अंग्रेजीमय हो जाए। आगे देखिए क्या लिखा है। मैकाले की मीन्स तथा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को लॉर्ड वेंटिक जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया जाए। तो ये चीज़ मान ली गई कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम जो है वो स्वीकार किया जाए। उस दिन के पश्चात मैकाले के मीन्स लगभग 2 शताब्दी तक भारत की शिक्षा का आधार बन गए और हम आज स्वतंत्रता के पश्चात भी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मानते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अंग्रेजी की तुलना में राष्ट्रीय भाषाओं से शिक्षित व्यक्ति को हीन ही समझा जा रहा है। बहुत ही सही बात लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि तब से लेकर के आज तक हम लोग अंग्रेजी भाषा को ही बहुत ऊंचा मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। साथ ही साथ जो अंग्रेजी भाषा में बात करता है तो हमको लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसको बहुत नॉलेज है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी खुद की भाषा में, हिंदी भाषा में बात करता है, हम लोग उसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं। ये आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसका एक कटु सत्य है। आगे देखते हैं। वुड डिस्पैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी जो कि एग्जाम में आई हैं और आने की संभावना है। लिखा है व्यापक शिक्षा प्रणाली और संगठनात्मक संरचना। उपयुक्त अनुच्छेदों में आपने देखा कि किस प्रकार लॉर्ड मैकाले ने मिल्स के वेंटिक सरकार की शिक्षा नीति को प्रभावित किया, जो अगले 40 वर्ष तक लागू रही। तो ये कब तक लागू रही? 40 वर्ष तक लागू रही। सन 1853 में जब कंपनी चार्टर को नवीनीकरण विचार के लिए ब्रिटिश संसद के सम्मुख लाया तो संसद ने भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच की। इस जांच के आधार पर की गई टिप्पणियों तथा प्रस्तावित सुधारों के रूप में शिक्षा का चार्टर, जिसे सन 1854 का वुड डिस्पैच कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सन याद रखिए कब आया, तो 1854 में आया। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। भारत में वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र समझा जाता है। ब्रिटिश संसद की ओर शिक्षा नीति के रूप में अपनाई जाने वाली पहली सरकारी घोषणा थी। ये जो वुड डिस्पैच था एक महत्वपूर्ण व्यापक शैक्षिक दस्तावेज है तथा भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका एक अन्य अनूठा स्थान है। वुड डिस्पैच के द्वारा भारतवासियों की शिक्षा का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाला गया और स्पष्ट किया गया कि किसी भी अवस्था में इसका अवहेलना ना हो। इस प्रेषण ने भारत में शिक्षा को एक नई दिशा दी, जिसका आज भी भारत की शिक्षा पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया और इसने आ करके काफ़ी सारे बदलाव जो हैं वो शिक्षा में किए। आगे देखते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य का अंग्रेजी के माध्यम से प्रसारण था। भारतीय भाषाओं के उन्नयन को प्रोत्साहित करना भी उस उद्देश्य में सम्मिलित था कि अंग्रेजी भाषा या फिर अन्य विदेशी भाषाओं का प्रसारण तो करना था ही था, लेकिन जो भारतीय भाषाएं हैं उनका भी प्रोत्साहन करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनका उन्नयन करना भी इस उद्देश्य में सम्मिलित था। यहाँ पे लिखा है प्रथम बार वुड डिस्पैच ने देश के जो 5 प्रांत हैं, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब तथा नॉर्थ वेस्ट प्रांत में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस खोले गए। 1857 से पहले 3 विश्वविद्यालय की ही स्थापना की गई थी। ये विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे तथा मद्रास में खोले गए। वुड डिस्पैच के द्वारा शिक्षा के अधिकांश पक्षों से संबंधित अनुशंसाएं दी गईं, जैसे देश भर में श्रेणीकृत विद्यालयों, प्रारंभिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों का नेटवर्क स्थापित करना, विद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रांट इन एंड प्रणाली, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रावधान, अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास तथा लोगों में व्यावसायिक कुशलता के विकास के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा व्यावसायिक शिक्षा की अन्य संस्थाएं। तो इस तरीके से वुड डिस्पैच ने ये सारे कार्य जो हैं वो आकर के किए और शिक्षा में काफ़ी सुधार जो है वो देखने को मिला। वुड डिस्पैच का महत्व इस बात में था कि इसके द्वारा भारत के भावी विकास के लिए बहुत सारी मूल्यवान तथा मूलभूत अनुशंसाएं की गईं।
कई मुद्दे जैसे शिक्षा का श्रेणीकरण, शिक्षा का माध्यम इत्यादि को वुड डिस्पैच ने एक नई दिशा प्रदान की और भारत के भावी शैक्षिक विकास के लिए नई योजनाओं का जो प्रस्ताव है उसको भी रखा। तो वुड डिस्पैच के बारे में जो मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि वुड डिस्पैच 1854 की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए, यानी कि जो भी वुड डिस्पैच में अनुशंसाएं की गई हैं उनमें जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए उनका कार्यक्रम जो है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी जांच के लिए सन 1882 में हंटर कमीशन की स्थापना की गई। तो एक तो आप ये सन ध्यान रखिए, हंटर कमीशन कब आया, तो 1882 को आया। इसके साथ ही साथ किसकी अनुशंसा पर आया, तो बताइएगा, वुड डिस्पैच की अनुशंसा पर या उसकी कार्यान्वयन की जांच के लिए हंटर कमीशन का जो स्थापना है वो की गई। इसके कारण विद्यालय शिक्षा को हाई स्कूल में 2 स्ट्रीम धाराएं बनाकर सरल और कारगर बनाने का प्रयास किया गया। इनमें एक धारा में पढ़ने वाले बच्चे विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए जा सकते थे तथा दूसरी धारा में वाले जो बच्चे हैं वो वाणिज्यिक, व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा को अपना सकते थे। विद्यालय पाठचर्या को विविध रूप देने का तथा व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करने का ये प्रथम प्रयास था। तो अगर बात की जाए कि व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किस कमीशन से हुई, तो ध्यान रखिए, बता दीजिएगा हंटर कमीशन से कब आया, तो 1882 में आया। किसकी अनुशंसा पर आया, तो ये वुड डिस्पैच की अनुशंसा पे आया। ये कुछ बातें जो हैं वो हंटर कमीशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं विश्वविद्यालय संबंधी आयोग। तो विश्वविद्यालय संबंधी आयोग कब आया था, 1904 में आया था। इसमें लिखा है ब्रिटिश शासन में स्थापित विश्वविद्यालय की अवस्था भविष्य की जांच करने के सन 1902 में एक आयोग की स्थापना की गई। सन 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम के, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, जो विश्वविद्यालय आपका आयोग है वो तो 1909 में आया है, लेकिन इसका जो अधिनियम है वो 1904 में पारित किया गया है। तो ये दोनों डेटें काफ़ी कंफ्यूज करती हैं, जैसे कि मैं भी अभी हो गई थी। तो इन दोनों का ध्यान रखिए, 1902 में क्या है, 1904 में क्या है। आयोग की बात की जाए तो 1902 में आयोग आया और विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो पारित कब किया गया, तो ये पारित किया गया था 1904 में। तो पारित करने की जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1904 में पारित विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों को मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएगी और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम तथा अधिनियम निर्धारित किए गए थे। तो विश्वविद्यालय आयोग में मेन आपका क्या है, तो ये पारित कब किया गया, 1904 में पारित किया गया था। अगला देखते हैं सेंडर आयोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंडर आयोग सन 1917 ने महसूस किया विश्वविद्यालय सुधार की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता की पूर्ति थी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कब आया, 1917 में आया। किसके लिए आया, तो माध्यमिक शिक्षा में सुधारों के लिए इसकी जो स्थापना है वो की गई। अभी मैंने आपको बताया हंटर कब आया था, तो हंटर जो कमीशन है वो 1882 को आया और किसके लिए आया था, तो व्यावसायिक शिक्षा के लिए आया था। जबकि जो आप लोगों का सेंडर आयोग है वो 1917 में आया और किसके लिए आया, तो ये आपका आया माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए, ये इसकी स्थापना की गई थी। इसमें लिखा है सेंडर आयोग ने उच्च शिक्षा के द्विशाखन की संस्तुति मैट्रिकुलेशन परीक्षा के बाद की बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा के पश्चात के लिए की और इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया। इनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, अध्यापन आदि की शिक्षा का प्रावधान था। यानी कि जो सब्जेक्ट हैं आपके कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, इनके माध्यम से भी शिक्षा का प्रावधान जो है वो दिया गया। साथ ही साथ ये पाठचर्या चलाने के लिए या तो स्वतंत्र संस्थाएं खोली जाएं अथवा उन्हें कुछ विशेष हाई स्कूलों के साथ जोड़ दिया जाए। सेंडर आयोग ने ये अनुशंसा की कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन स्थापित कर दिए जाएं, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन तथा नियंत्रण आए। संभवतः इस प्रकार सेंडर आयोग ने आज के +2 अवस्था या जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज बोया। तो +2 अवस्था या जूनियर कॉलेज की अवधारणा का बीज किसने बोया, तो सेंडर आयोग ने बोया। ये कब आया था, 1917 में आया था। किसके लिए आया था, तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आया था। तो ये 3-4 बातें सेंडर आयोग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी हैं, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे है आपका हर्टांग समिति। हर्टांग समिति कब आई थी, तो 1929 में आई थी हर्टांग समिति।
इस समिति की क्या सिफारिश थी? तो इसकी सिफारिश थी कि अधिक बच्चे मिडिल स्कूल पास करने के पश्चात औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भेज दिए जाएं, जहां टेक्निकल तथा औद्योगिक विद्यालयों में उन्हें विशेष शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। तो ये हंटांग समिति की सिफारिश थी। इसका सन याद रखिए कब आया? तो 1929 में हंटांग समिति की स्थापना की गई। सप्रू समिति, विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रम। सप्रू समिति की नियुक्ति कब हुई? तो 1934 में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण की जांच करने हेतु इसकी स्थापना की। समिति का यह निष्कर्ष था कि हमारी शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को मात्र परीक्षाओं और डिग्रियों के लिए तैयार कर रही है, जीवन में किसी व्यवसाय के लिए नहीं। समिति ने माध्यमिक स्तर विविध पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं को महसूस किया। इस समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। सुझाव क्या थे? तो थे माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम लागू किए जाएं, इनमें से एक विश्वविद्यालय डिग्री की ओर ले जाया जाता हो, इंटरमीडिएट स्टेज को समाप्त कर दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। अपर माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण आरंभ कर दिए जाएं। विश्वविद्यालय की डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम में 3 वर्ष का कर दिया जाए, यानी कि जो हम लोगों का ग्रेजुएशन होता है वो 3 साल कर दिया जाए। वो इसी के सिफारिश के अंतर्गत किया गया। अवार्ड वुड प्रतिवेदन रिपोर्ट। पॉलिटेक्निक, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सन 1935 के प्रस्ताव का पालन करते हुए सन 1936 में 2 विशेषज्ञ सलाहकारों श्री ऑवर्ता वुड को सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया ताकि वे सरकार को व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं पर सलाह दे सके। ऑवर्ता वुड की इस विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट सन 1937 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में व्यावसायिक संस्थाओं का एक पूर्ण व्युत्क्रम सुझाया गया जो उन संस्थाओं के समानांतर था जो समान शिक्षा प्रदान करते थे। इन संस्तुतियों को परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार की तकनीकी शिक्षा संस्थान का उदय हुआ जिसे पॉलिटेक्निक का नाम दिया गया। तो पॉलिटेक्निक क्या है? तो पॉलिटेक्निक एक तकनीकी शिक्षा है। इसका उदय किस तरीके से हुआ, इसके माध्यम से हमने पढ़ा। नीचे लिखा है, कई राज्यों में पॉलिटेक्निक में तकनीकी, व्यावसायिक तक कृषि संबंधी हाई स्कूल आरंभ किए जो गैर साहित्यिक शिक्षा प्रदान करने लगे। तो इस तरीके से पॉलिटेक्निक स्कूल का निर्माण हुआ। और पॉलिटेक्निक का नाम किस तरीके से दिया गया, क्यों दिया गया, वो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा। आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाकिर हुसैन समिति प्रतिवेदन। बर्दर स्कीम मैंने आपको बताया था कब आई? 1937 में आई थी। बेसिक शिक्षा नाम दिया गया। सर 1937 में जब 7 प्रांतों में देसी निवासियों के प्रतिनिधियों के साथ प्रांतीय सरकारें बनाएंगे तो उन्होंने अपना ध्यान शैक्षिक सुधारों पर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, जिसमें शैक्षिक प्रक्रिया इस समझ अवधि में हाथ से किए जाने वाले उत्पादन कार्य के गिर्द केंद्रित हो। तो मेन इसका उद्देश्य क्या था? आई कब थी वर्धा? तो कब आई थी? 1937 में। बेसिक शिक्षा से संबंधित थी। 1937 में आई, बेसिक शिक्षा से संबंधित थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और कैसे दी जाए? तो मातृभाषा में दी जाए। तो क्वेश्चन आता है, बर्दर समिति ने किसकी सिफारिश की? तो उसने बोला था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। इसके साथ ही किस तरीके से दी गई जाए शिक्षा? तो मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए और शिक्षा के साथ ही साथ ऐसे क्रियाकलापों को कराए जाएं जो कि हाथ के माध्यम से किए जाने वाले कार्य हों। ऐसी इसके इर्द गिर्द घूमने वाली शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाए। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है और यही मेन बर्दर समिति में बात की गई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, वर्ष ध्यान रखिए, 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो कि मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, तदनुसार डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी प्रथम व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा स्कीम तैयार कर इसकी रिपोर्ट 2 दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की। तो 1937 में जो वर्धा मिशन आया था, ये वर्धा कमेटी बैठाई गई। उसके लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया वो किस उपलक्ष्य में बैठाई गई? तो ध्यान रखिएगा,
वर्धा समिति के उपलक्ष्य में वो जो कमेटी है उसका निर्माण किया गया था, वो बैठाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो ध्यान रखिए 2 दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की थी, 2 दिसंबर 1937। इसको नाम क्या दिया गया, तो इस स्कीम को नाम दिया गया वर्धा स्कीम या बेसिक शिक्षा के नाम से ये स्कीम जो है वो जानी जाती है। इस स्कीम के मुख्य लक्ष्य जो हैं वो इसमें दिए हुए हैं, जो कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप लोग बुक वगैरह से भी, बुक डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें वो मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट में क्या है, तो जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट की वो मैं आपको बताती हूँ, जो कि एग्जाम में आती है और पूछे जाने की संभावना है। सार्जेंट रिपोर्ट पहली ऐसी व्यापक स्कीम थी जिसमें शिक्षा के सभी स्तर तथा पक्ष, पूर्व प्राथमिक, हाई स्कूल तथा विश्वविद्यालय शिक्षा तथा साथ साथ तकनीकी, व्यावसायिकता, सांप्रतिक शिक्षा सम्मिलित थी। तो सार्जेंट रिपोर्ट में क्या बताया गया, ये पहली ऐसी व्यापक स्कीम थी जिसमें शिक्षा के जितने भी स्तर थे, यानी कि हाई स्कूल, विश्वविद्यालय, इसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा, इन सभी शिक्षाओं को शामिल किया गया। ये सार्जेंट रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया। आगे देखते हैं, आगे आपका इस पाठ का सारांश है। सारांश में वही सब चीज़ें बताई गई हैं जो कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। जो भी मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किए गए थे, लगभग वही सारे पॉइंट जो हैं वो सारांश में बताए गए हैं। यानी कि हमने किन किन टॉपिक में, किन किन हेडिंग में किसके बारे में पढ़ाई की, क्या क्या चीज़ें जानी, उन सभी चीज़ों को सारांश में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग की एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई। अगली वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट पे बात करेंगे और सेकेंड यूनिट में जो भी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट करने वाली बातें उनको ध्यान से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ हूबहू इसी तरीके से मिलेगी। जो भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो सारी हाईलाइट की हुई चीज़ें आपको पीडीएफ में दिख जाएंगी, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें पढ़ने वाली हैं बस उन्हीं पर आप लोगों का फोकस जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई और भी परेशानी है तो आप कमेंट करके, या कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।